Alma wale bachcho, if you guys want to leave at any stage, you're allowed to. Don't worry, don't feel obliged. Okay. अस्सलाम वालेकुम हमजा रहमान, तुम्हारी मुझे फिक्र हो रही है, किधर हो मेरे बच्चे? इतने अरसे से तुम नहीं आए। अल्लाह हाफिज बेटे, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। जी हमजा रहमान, किधर थे आप गायब? अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। जी सर, घर पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। आई होप सो, आई होप सो। ठीक है, चलिए जी, लेट्स मेक अ स्टार्ट नाउ। हमने करना है आज सेक्शन ए से स्टार्ट, एंड लेट्स गो ऑन विद व्हाट्स इट कॉल्ड। मैंने कुछ पेपर डाउनलोड कर लिए हैं आप लोगों के लिए, ताकि अच्छा अभी बच्चे भी आ रहे हैं तो मैं एक बार एंट्री देता जाऊं। अस्सलाम वालेकुम हसन, आपने मुझे अपना पेपर की पिक्चर नहीं भेजी हसन? हाँ भेज देना प्लीज। राइट, अच्छा अभी बच्चे और आ रहे हैं, मैं इनको पहले एंट्री दे दूं, फिर उसके बाद अपना पेपर खोलता हूँ। राइट, अस्सलाम वालेकुम नवेरा। ऑलराइट जी, ये है हमारा मार्च 22 का पेपर। ठीक है, मैं मार्च 21 का पेपर मैं 21 से स्टार्ट कर रहा हूँ। आई गो बैक। जो वेरिएंट्स मैं करा चुका हूँ ना अपने वाले, वो मैं दोबारा नहीं करवा रहा हूँ। उनकी वीडियोस भी लगी हुई हैं और आप लोगों ने किया भी हुआ है, तो आई एम नॉट गोना डू देम अगेन। मैं दूसरे वेरिएंट्स का सेक्शन ए आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ। राइट जी, सो अस्सलाम वालेकुम बाजिल। लेट्स सी, ये एक पेपर है जिसका कंटेंट रिमूव्ड है, बट इट डज नॉट डिटर मी कि इसको ना किया जाए। हम इसको फिर भी जो क्वेश्चन जनरल वाले हैं वो हम कर सकते हैं। राइट, सो आई एम गोइंग टू ओपन इट्स मार्क स्कीम, ताकि जल्दी से हम कर लें। और आप लोगों को भी मैं एक तरीका बताता हूँ कि आप बगैर टीचर के मार्क स्कीम से भी आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो इन सेक्शन एज की। यस, लॉन्ग क्वेश्चन में मसला आ जाता है, बट इन जनरल यू कैन। सो ये देखो बेटे, एक रिमूव्ड कंटेंट वाला पेपर है, मार्च 21 इंडिया में जो आता है। कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे दी हुई है, लेकिन उसमें हम वेस्ट नहीं करते टाइम पढ़ने का। अब जी, हम क्वेश्चंस जो कर सकते हैं उनको करते हैं सॉल्व। वो क्या कह रहा है जी? कैलकुलेट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन जापान फ्रॉम 14 टू 19। अब हमारे पास वो टेबल नहीं है, आपने सिर्फ फॉर्मूला यूज करना है। और किस बच्चे को इन्फ्लेशन का फॉर्मूला नहीं आता मुझे बता दो, ताकि मैं अच्छी तरह क्लियर कर दूं, वरना मैं रैंडमली पूछता हूँ। अच्छा, काफ़ी सारे बच्चे माशाल्लाह आ गए हैं जी। सुफियान हनीफ, गुड टू सी यू बेटे। आप पढ़ रहे हो कि नहीं सुफियान? व्हाट्स हैपनिंग? आर यू गिविंग एएस? जी सर, मैं पढ़ रहा हूँ और वो मैं वीडियोस भी देखता रहा हूँ। चलें, गुड इनफ। अब आते रहो बेटे, सेक्शन एज करवा रहा हूँ, इससे आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएंगे। बाकी जिनको मैं सलाम नहीं कर सका, बहुत बच्चे आए हो, सबको ग्रीटिंग फ्रॉम माय साइड। किसी को इन्फ्लेशन की डेफिनेशन ना आती हो इस क्लास, सॉरी इन्फ्लेशन का फॉर्मूला ना आता हो, ये इसमें हमारे पास डेटा नहीं है। इस टेबल में हमारे पास टेबल नहीं है, इस डेटा में वो कंटेंट रिमूव किया हुआ है कॉपीराइट एक्ट की वजह से। तो किसी को ना आता हो तो पूछ ले मुझसे इन्फ्लेशन की डेफिनेशन और फॉर्मूला, वरना मैं रैंडमली किसी बच्चे से पूछता हूँ। सर मैं बता दूं? बता दे सुफियान। सर CPI 1 माइनस उल्टा, CPI 2 माइनस CPI, हाँ शाबाश। CPI 2 माइनस CPI 1 डिवाइडेड बाय CPI 1, यानी कि बेस और ईयर का इनटू 100 भी करना है, into 100 ठीक है। सुफियान बताओ, इसमें कह रहा है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन जापान फ्रॉम 14 टू 19। तो सीपीआई 2 कौन सा ईयर बनेगा? डेटा हमारे पास नहीं है, लेकिन सीपीआई 19 करंट ईयर, और 14 जो बेस है या प्रीवियस ईयर है उसको बनाएंगे। प्रीवियस भी हो तो कोई मसला नहीं है। और पहले आप 19 वाला जो भी सीपीआई लेट से 111 पे है और 14 में 100 था, माइनस करके 11 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 करोगे, 11% इन्फ्लेशन आ गई। समझ गए हो? इस तरह करके करना होता है। गुड। अब कहता है जी रेफरेंस टू टेबल 1, ये भी हमारे पास नहीं है। आइडेंटिफाई वन पीस ऑफ एविडेंस दैट सजेस्ट दैट जापान हैज नॉट बीन यूजिंग एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। इसका लॉजिकली क्या होगा? या तो वो टैक्सेस बढ़ा रहे होंगे या स्पेंडिंग कम कर रहे होंगे, अपना बजट डेफिसिट कम कर रहे होंगे या सरप्लस कर रहे होंगे। ऐसा कुछ एविडेंस हमारे पास होना चाहिए वहां पे। समझ आ गई बात? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इज रिड्यूसिंग टैक्सेस एंड, जी श्योर, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी इज रिड्यूसिंग टैक्सेस एंड इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, बजट को डेफिसिट करना। वो कहता है क्या एविडेंस है कि उससे साबित हो कि जापान 2019 से पहले एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी यूज नहीं कर रहा था? तो डेफिनेटली कुछ एविडेंस दिया होगा कि टैक्स बढ़ाए हुए हैं, स्पेंडिंग कम की हुई है। कुछ इस तरह के एविडेंस आपने निकाल के बस एक मार्क के लिए आइडेंटिफाई करना था। गॉट द पॉइंट बेटे?
ओके, अब अगला क्वेश्चन जनरल है और आप में से कोई बच्चा इसको सॉल्व करेगा। सर आपका नेट आई थिंक इशू कर रहा थोड़ा। सर आपकी आवाज लैग हो रही है। आपका नेट नहीं सही। मैं फिर अपना वो चेंज कर दूं। एक सेकंड के लिए मैं डिस्कनेक्ट होऊंगा। आप लोग रुकिएगा क्लास में। अब बताएं कितना बुरा है, मुझे इस वक्त बताएं। इज इट बेटर नाउ? सर आपका जो आपने सेट है चेक कर गई थी उसमें टाइम। टाइम लैग हो रहा है। ठहरे, मैं अपना चार्जी डिवाइस अपने पास लाता हूँ। मे बी दैट विल वर्क, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं चार्जी डिवाइस अपने पास ला रहा हूँ। अगर उसके बावजूद ठीक ना हुआ तो फिर मैं सर हल्की हल्की लैग हाँ हो रही है हाँ आपकी फिर मैं आवाज। ना दूसरा स्विच कर जाऊंगा। लेट मी ब्रिंग माई चार्जी। अगर उस पर ठीक हो जाता है तो मैं उस पर पढ़ाता हूँ। एक मिनट दें मुझे। जी बच्चों, आई ब्रॉट माई डिवाइस हियर एंड आई होप इट विल स्टार्ट वर्किंग बेटर नाउ। मुझे ज़रा फीडबैक दीजिए। हैज इट बेहतर हो गई है? राइट, चलें चलें, लेट्स मेक अ स्टार्ट। ये दूर पड़ी थी काफ़ी। चलें जी, लेट्स गो नाउ। हाँ, सिग्नल भी पूरे हो गए। क्वेश्चन नंबर पार्ट सी देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी, एक्सप्लेन व्हाई डिफ्लेशन एज एक्सपीरियंस्ड बाय जापान डिस्करेजेस कंजम्पशन स्पेंडिंग। बहुत आराम से आसान से क्वेश्चन है। आदम हनीफ को मैं दे रहा हूँ, तसल्ली से देखो बच्चे। डिफ्लेशन के दौर में लोग कंजम्पशन क्यों नहीं करते, स्पेंडिंग क्यों नहीं करते? 2 मार्क्स। आदम टेक योर टाइम। ओह बहुत बच्चे आए हैं। मैं दिखाता हूँ दोबारा। हेलो सॉरी, कुछ बच्चे आ रहे हैं, मैं उनको पहले एंटर करवा रहा हूँ। एक सेकंड जी। राइट बच्चों, whoever has joined, खदीजा, महिरा, सबको सलाम, अदन। I'm doing a paper. Yes, वालेकुम सलाम। लेट्स सी जी। वालेकुम सलाम। पार्ट सी हमारे पास डाटा नहीं है, इसमें रिमूव्ड है। आदम आंसर करने वाले थे। जी आदम बताएंगे। जी सर, डिफ्लेशन नहीं हो रहा होता कि जनरल प्राइस लेवल फॉल हो रहा होता है इकोनॉमी में, तो जो कंज्यूमर होते हैं वो ये समझ होते हैं कि जो प्राइसेस होती हैं वो और कम होती हैं, तो वो शाबाश, वेट करते हैं उसके लिए जो इकोनॉमी होती है वो स्लैब पे जा सकती है। एक्सीलेंट। इन्होंने सीधा नोट से निकाला कि डिफ्लेशन के दौर में जनरल प्राइस लेवल गिर रहा है। अब मैंने घर बनाना है, मैं सोचूंगा प्लॉट और सस्ता हो जाए, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स और सस्ते हो जाए। मैंने गाड़ी लेनी है, मैं कहूँगा गाड़ी और सस्ती हो जाए। सो पीपल कीप डिलेइंग स्पेंडिंग, फर्म्स कीप कटिंग प्राइसेस। कंजम्पशन स्पेंडिंग क्यों डिस्करेज हो रही है? पीपल आर एक्सपेक्टिंग प्राइसेस टू फॉल फर्दर। किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा हो? अच्छा जी, अगला क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद आ रहा है। ये आज सुबह भी मैंने जब करवाया था क्लास में तो कई बच्चे स्ट्रगल कर रहे थे इससे। सर इसके अंदर सिर्फ एक ही हम पॉइंट लिखे हैं। मेरे 2 मार्क्स का है, कितने उसको लिखोगे? laboratory में। और इकोनॉमिक्स में है ही नहीं इसमें बात। 2 मार्क्स हैं जी। लोग डर जाते हैं स्पेंड करने से, वेट करते हैं स्पेंड करने से, रुक जाते हैं। वो कहते हैं और सस्ती हो जाए चीज़, और सस्ती हो जाए। मैं आपको इसकी मार्क्स स्कीम दिखाता हूँ जस्ट फॉर योर रीअश्योरेंस कि भाई इट्स इनफ। ये देखिएगा। किधर गया इन्फ्लेशन और वो डेटा? जी, फॉर अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग द डिफ्लेशन रेफर्स टू अ फॉल इन जनरल प्राइस लेवल, जैसे आदम ने बताया। फॉर एक्सप्लेनिंग व्हाई अ फॉल इन जनरल प्राइस लेवल विल डिस्करेज कंजम्पशन स्पेंडिंग। कुछ बच्चे आ रहे हैं, मैं उनको एंटर करवा दूं। यस, मन्नान शामी। राइट जी, तो ये देखो, ये आंसर है। कंजम्पशन इज डिस्करेज्ड बिकॉज as the expectation of price fall takes hold of consumers hold back purchases because they expect prices to fall in future. Also, the general air of uncertainty encourages consumers to save for the futures. बेटे समझ आ गया? Was more than enough कि भाई वो फर्दर प्राइस फॉल का वेट कर रहे हैं, अपनी स्पेंडिंग को होल्ड कर रहे हैं। तो गुड इनफ। ये क्वेश्चन नंबर पार्ट डी। Use a diagram to explain why what you would expect to happen to the yen, Japanese currency, yen to US dollar exchange rate if the Bank of Japan continued with low interest rates. बैंक ऑफ जापान अगर इंटरेस्ट रेट लो रखा हुआ है और इस तरह करता रहता है
even as other central banks around the world began raising interest rates. अब उसने क्या सेशन दी है कि एक आप डायग्राम बनाएं एक्सचेंज रेट का, डिमांड सप्लाई वाला, बताएं येन यूएस डॉलर रेट पे क्या इफेक्ट आएगा अगर बैंक ऑफ जापान अपना इंटरेस्ट रेट लो ही रखे जबकि बाकी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। कौन इसका मुझे आंसर देगा? जरा जुबानी बता दो, फिर मैं ड्रॉ करता हूँ। इसमें हमारा एक्सचेंज रेट येन का लो हो जाएगा क्योंकि हॉट मनी कंट्री में फ्लो नहीं होगा। बहुत अच्छे, शाबाश। और सर येन भी बाहर चला जाएगा, लोग बाहर के क्या बात है सुफियान, वेल डन वेल डन वेल डन। तो मैं सबके लिए जल्दी से एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि जस्ट इन केस कोई लेबलिंग के इश्यूज हैं या किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन है उसको हम यहाँ पे सॉर्ट आउट कर दें। अच्छा जी, और बच्चे आ रहे हैं, अल्लाह करे ये एंड तक आप लोग ऐसे आते रहो ना, दिस शुड रियली इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। आ देखो 47 बच्चे है, 45, मज़ा आ रहा है। दिस इज हाउ इट शुड बी, बिकॉज अब आपका पास्ट पेपर सेशन है, इसमें अगर अच्छी परफॉर्मेंस ना कर सके हम तो हमारे रिजल्ट्स कैन सफर एडवर्सली, बट इंशाल्लाह यूर गुड किड्स। उम्मीद है कि आप लोग आते रहोगे एंड वी विल मेक यूज ऑफ दिस सेशन। सिंपली बेटे, बिफोर गोइंग एनीवेयर, लेबल, सो प्राइस ऑफ येन इन डॉलर, ठीक है, और इधर क्वांटिटी ऑफ येन, ये हमेशा लेबल एक्सचेंज रेट के। अब जी हमने लगा दिया येन का सप्लाई कर्व, हमने लगा दिया येन का डिमांड कर्व। सिंपली इंटरेस्ट रेट जो है जापान में थोड़े हैं, इधर एक्सचेंज रेट लिखना चाहिए, लेकिन अगर आप पी भी लिख देते हो और क्यू, इट्स ओके, राइट। अब जी जापान में इंटरेस्ट रेट थोड़े हैं बाहर के मुल्कों से, तो लोग हॉट मनी कम लाएंगे जापान के बैंक्स में, डिमांड फॉर येन विल शिफ्ट टू लेफ्ट, सप्लाई ऑफ येन भी बढ़ेगी, लोग बाहर सेव करेंगे, लेकिन सिंगल शिफ्ट इज इनफ। E1 अच्छे बच्चे 2 शिफ्ट कर दीजिएगा, बाकी सिंगल शिफ्ट भी कर दो, एक्सचेंज रेट नीचे ड्रॉप हो गया और क्वांटिटी ऑफ येन कम हो गई। किसी बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा हो? एनीवन जी, एनीवन? सप्लाई देखो, जैसे मैंने कहा आपकी मर्जी है, मैं आपको भी मार्क्स स्कीम दिखाता हूँ, वो आपको काफ़ी ईज दे रहे होते हैं इसमें। ये देखो, हियर इज योर मार्क्स स्कीम। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं, use a diagram to explain what you would expect to happen to yen US dollar wala. For a diagram that shows either an increased supply of yen onto foreign exchange market as interest rate rise abroad and change in price of yen and quantitated, or a decrease in demand. तो मैंने सेकंड वाला लिया, up to 2 marks हमने ले लिए। For an accompanying explanation of the reason for shift down, reason क्या है जी, hot money will flow less into Japan, people will save less in Japanese banks, ये पैसा मुल्क में कम आएगा और डिमांड फॉर येन विल फॉल शिफ्टिंग टू लेफ्ट कॉजिंग एक्सचेंज रेट टू डेप्रिशिएट। बच्चों कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? रीजन यही है कि वो हमारे जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो ज्यादा, नेट एक्सपोर्ट्स का यहाँ ताल्लुक नहीं है बेटे, नो नो नॉट एट ऑल। हॉट मनी इनफ्लोज, जो लोग स्पेकुलेटर्स वगैरह जहां इंटरेस्ट रेट ज्यादा है वहां पैसे ले जाते हैं उस मुल्क के बैंक्स में। अब जापान में इंटरेस्ट रेट कम है तो हॉट मनी जापान में कम आएगी जापान के बैंक्स में, उससे येन की डिमांड गिरेगी, वो सस्ता हो जाएगा। समझ रहे हैं? इसमें नेट एक्सपोर्ट्स का कोई लिंक नहीं है। ओके सर, यस। सो ये हो गया जी हमारा ये क्वेश्चन। किसी को इस ग्राफ में मसला तो नहीं आया? आई थिंक यू कैन ऑल डू इट, अगर थोड़ा सा अप्लाई करके कीजिए। अब अगेन यस, डेटा हमारे पास नहीं है, डजंट मैटर, लेट्स डू इट इन जनरल। Discuss how continuing with an expansionary monetary policy is expected to boost inflation and consider whether it is likely to be successful. एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़ लें, एब्जॉर्ब कर लें। मुझे पता है जापान में काफ़ी अरसे से डिफ्लेशन चल रही है, अब जाके वो 0% पे आए और 1% पे आ रहे हैं, तो इसलिए मैं उसकी बेस पे इंफॉर्मेशन मेरे पास डेटा में नहीं है, शायद लिखी हो यहाँ पे, मैं उस पर नहीं जा रहा। सबसे पहले तो हम उनको समझाएंगे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। व्हेन सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस इंटरेस्ट रेट्स एंड और इंक्रीजेस मनी सप्लाई, साथ में एक्सचेंज रेट का जिक्र बेशक करो, उसको भी कम करते हैं, डिवैल्यू करते हैं। लेट्स स्टिक टू एक्सचेंज रेट, इंटरेस्ट रेट फर्स्ट थिंग। इंटरेस्ट रेट कम होने से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम, रिटर्न ऑन सेविंग कम,
लोग सेव कम करेंगे, बोरो करेंगे ज़्यादा, कंजम्पशन का इंजेक्शन आएगा, फर्म्स भी बोरो करके एक्सपैंड करेंगी, इन्वेस्टमेंट का इंजेक्शन आएगा. These two injections will shift aggregate demand to the right. और अगर aggregate supply ना बढ़ सके, हम close to PPC full employment हों, तो हमारी demand pull inflation आ जाएगी. So पहला पार्ट हमने उसका किस तरह एड्रेस किया कि if Japanese government continues with expansionary monetary policy of reducing interest rates and increasing money supply, consumption and investment will increase, aggregate demand will shift to the right. If aggregate supply does not increase, डिमांड पुल इन्फ्लेशन विल अकर एंड इन्फ्लेशन विल बी बूस्टेड. वो चाहते हैं इन्फ्लेशन आए. उल्टी साइड जी, हम एक और बल्कि इस साइड पे एक और करते हैं. इंटरेस्ट रेट कम होने से हॉट मनी हमारे बैंक्स में कम आएगी, करेंसी की डिमांड गिरेगी, वो सस्ती हो जाएगी, डेप्रिशिएट होगी. उसके रिजल्ट में एक्सपोर्ट सस्ती, इंपोर्ट्स महंगी, नेट एक्सपोर्ट्स का इंजेक्शन एक्स माइनस एम का आया, फिर एग्रीगेट डिमांड बढ़ी और डिमांड पुल इन्फ्लेशन. तो ये 3 मार्क्स के लिए हमने कर दिया व्हाई इट वुड कॉज इन्फ्लेशन. किसी बच्चे को यहाँ मसला आ रहा हो? सर एक्सचेंज रेट वाला महिरा आप हैं? ओके महीन, देखो अभी पिछला क्वेश्चन में हमने यही किया था. जो डायग्राम बनाया था ये देखो, इंटरेस्ट रेट जब गवर्नमेंट कम करती है, हॉट मनी हमारे मुल्क में कम आएगी, हमारे बैंक्स में करेंसी की डिमांड गिरेगी, एक्सचेंज रेट नीचे जाएगा. क्लियर ऑन दिस? एक्सचेंज रेट नीचे जाने से बेटे एक्सपोर्ट्स क्या हो जाएंगी? चीपर और एक्सपेंसिव? ओ महीन कम ऑन, सर चीपर हो जाएगी. उनकी डिमांड बढ़ जाएगी. इंपोर्ट्स हमें क्या लगेंगी, चीपर या एक्सपेंसिव? और उनकी डिमांड गिर जाएगी. एक्स माइनस एम में इंजेक्शन, एग्रीगेट डिमांड में इंजेक्शन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन. क्लियर? ओके. यू डोंट साउंड वेरी कॉन्फिडेंट माहिन. क्लियर हुआ है? ये मैं दोबारा बता दूं. जी सर. ओके. उल्टी साइड जी, क्यों इन्फ्लेशन नहीं आएगी? इस डेटा में भी हो सकता है दिया हुआ हो. वैसे जापान में ओवरऑल क्यों हालात चल रहे हैं, जापानीज स्पेंड नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ डिफ्लेशन. तो हम क्या कहेंगे जी, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस में बी वेरी लो, जो मॉनेटरी पॉलिसी की लिमिटेशंस हैं. कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सीम्स टू बी वेरी लो इन जापान. इवन रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट may not increase consumption and investment, and aggregate demand may not rise. Secondly, aggregate demand rise may be matched by increase in aggregate supply. यानी कि हम इलास्टिक पार्ट में थे अपने एग्रीगेट सप्लाई कर्व में, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के बावजूद महंगाई ना आ सकी. सो कंक्लूजन का एक मार्क हम क्या देंगे? It will depend on where aggregate demand curve intersects aggregate supply curve after shifting outward, whether or not inflation will occur. बेटे समझ आ गया सबको, या मैं एक बार फिर करवा दूं? इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन आते हैं. श्योर. सो व्हाई डोंट वी फर्स्ट लुक एट मार्क स्कीम, उससे भी आपको रीट्रेशन हो जाएगी और फिर हम बात करते हैं. पहले तो देखो मार्क स्कीम का डिवीजन कैसे है. फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी 1 मार्क, यानी रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट्स, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, समथिंग लाइक दैट. फॉर एन एक्सप्लेनेशन हाउ दिस माइट स्टिमुलेट एग्रीगेट डिमांड एंड बूस्ट इन्फ्लेशन, अप टू 2 मार्क्स. 3 पूरे हो गए. फॉर इवैल्यूएटिव कमेंट कि क्यों सक्सेसफुल नहीं होगी, मैंने तो बल्कि दूसरी साइड भी ली थी, ज्यादा लॉन्ग आंसर दिया था. गाइडेंस ऑल 6 मार्क्स की वो दे रहा है. An expansionary monetary policy means cutting interest rates and or increasing money supply. Quantitative easing A2 का टॉपिक है, उसको छोड़ दो. Second paragraph, it is expected that this will stimulate investment and or consumption, and this will stimulate aggregate demand and might increase prices. It might also lead to fall in exchange rate, वो hot money नहीं आ रही, and increase net exports. This might not work for a number of reasons. For example, investment might be unresponsive to interest rate changes. Consumer and firms confidence low है. Table also shows, वो हमारे पास नहीं है, that despite loose monetary policy over the period, investment has stayed relatively stable. This could be a conclusion as well कि Japanese economy इस वक्त बहुत dismal है, उनके consumers की और producers का future confidence नहीं है. Interest rate कम होने के बावजूद वो spending और investment नहीं बढ़ाएंगे. समझ आ गया बच्चों? कोई कंफ्यूजन? पैराग्राफ्स बनाने. एब्सोल्युटली बेटे. मैं इसको क्या करूंगा, 3 पैराग्राफ्स में करूंगा. जैसे मैंने कहा, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मींस कटिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड और इंक्रीजिंग मनी सप्लाई. 1 मार्क ले लिया एक पैराग्राफ में. देन लेट्स मूव ऑन टू सेकंड पैराग्राफ. उसमें हम क्या कहेंगे जी,
इट इज एक्सपेक्टेड कि इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन बढ़ गया. पूरी डिटेल बना दो ना. इंटरेस्ट रेट रिड्यूस, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लेस, रिटर्न ऑन सेविंग लेस, पीपल विल सेव लेस, बोरो मोर, consumption will increase, firms will also invest more, investment will increase, aggregate demand will shift to the right, and if aggregate supply does not rise, demand pull inflation will occur. Secondly, reduced interest rate will mean less hot money will come into the Bank of Japan. As a result, demand for yen will fall, yen will become depreciated. As a result, net exports will increase, again boosting inflation. However, it might not work as firms and consumers seem to have low confidence and they may not respond to reduced interest rates. उन्होंने कहा जी टेबल में लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट रेट काफी अर्से से कम किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ी. तो उस पर कंक्लूजन हम दे देंगे. इकोनॉमी सीम्स टू बी अंडर लो कॉन्फिडेंस, hence reduced interest rates may not work unless government can somehow restore the confidence of consumers and firms. समझ आया बच्चों? महिरा 3 पैराग्राफ जैसे इसने गाइडेंस में दिए हुए. बच्चों 100% क्लियर है? मुझे बताएं. यस सर. ओके. अब अगला क्वेश्चन देखते हैं और हम इस चैप्टर खत्म करते हैं इस डेटा को. डिस्कस वेदर इंक्रीजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैन ऑफसेट द रिस्क्स टू जापान्स इकोनॉमी इफ द डाउनटाउन इन फॉरेन इकोनॉमीज अकर. तसल्ली से पहले क्वेश्चन को इंटरप्रेट करो. मसला अंग्रेजी का भी आ जाता है थोड़ा सा यहाँ पे. तसल्ली से देखिए इसको. सर मैं जवाब दूं इसका? कौन है आप? उस्मान. शाबाश, जरूर दो. पहले 1 सेकंड दो बच्चे, जरा पढ़ लें 10 सेकंड ये क्वेश्चन. जी उस्मान, पहले बच्चों को क्वेश्चन समझाएं कि पूछ क्या रहा है, मार्क्स स्कीम क्या होगी आपके ख्याल में, और फिर आंसर करें. सर इसमें बेसिकली हम जो पहले बात करेंगे कि जो फॉरेन इकोनॉमीज हैं, अगर उनमें डाउन टर्न आएगा तो ऑब्वियसली जापान की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डिक्रीज हो जाएगी. बहुत तो अच्छे. उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड जो है वो फॉल हो जाएगी. अब इसका रिजल्ट एक तो होगा कि इनकम्स फॉल होंगी और अनएम्प्लॉयमेंट सब कुछ बिल्कुल सही है. अब आ जाओ, जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग का इंजेक्शन देगी तो उससे क्या होगा, और क्या ओवरऑल ऑफसेट हो जाएगा डाउनटर्न? जो कंट्री में डिमांड है जापान में वो इंक्रीज होगी जब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज करेगी. बहुत अच्छे. और थोड़ा सा अगर हम एग्रीगेट डिमांड के हिस्सों की बात कर लें, एक कंपोनेंट x माइनस एम विड्रॉल हो रहा है उधर बिकॉज एक्सपोर्ट से पैसा कम आ रहा है. बाहर इनकम्स गिरी हुई है, डाउन टर्न मीन्स रिसेशन. बाहर की कंट्रीज में इनकम्स गिरी हुई है, रिसेशन आया हुआ है, तो जापान के एक्सपोर्ट्स कम होंगी. ऊपर डेटा में एक लिखा हुआ था, शायद इसमें किसी और में, कि जापानीज एक्सपोर्ट्स की डिमांड चाइना में जरा कम हुई है. समहाउ चाइनीज है, उधर भी स्लो डाउन हुआ है इकोनॉमी. तो जब उनके मेजर इंपोर्टर्स उनसे एक्सपोर्ट्स नहीं लेंगे तो x माइनस एम विड्रॉल होगा, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह होगी. लेकिन गवर्नमेंट जब अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएगी तो उससे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट स्पेंडिंग के इंजेक्शन आने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी. वेदर और नॉट ये ऑफसेट करेगा विल डिपेंड ऑन कितनी बाहर डाउनटर्न आया था और कितनी एक्सपोर्ट्स की डिमांड गिरी थी और कितना गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग का बूस्ट दिया था. साथ में जापान कितनी ओपन इकोनॉमी है, क्या एक्सपोर्ट्स उनका बहुत बड़ा हिस्सा है, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स उनके एग्रीगेट डिमांड का, या गवर्नमेंट स्पेंडिंग बड़ा हिस्सा है, उस पर डिपेंड करेगा नेट इफेक्ट. समझ आ गई बात बच्चों? वेल डन उस्मान. अब इसकी मार्क्स स्कीम जरा देखते हैं. दिस इज द गाइडेंस, बट पहले जरा मार्क्स स्कीम देख लेते हैं. फॉर एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिस्क टू जापान इकोनॉमी इफ डाउनटर्न इन फॉरेन इकोनॉमीज अकर, एक्सपोर्ट्स गिर जाएगी. फॉर एक्सप्लेनेशन हाउ फिस्कल पॉलिसी कुड बी यूज्ड टू ऑफसेट द रिस्क, 3 मार्क्स. पूरा जो हमने गवर्नमेंट स्पेंडिंग से कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट के इंजेक्शंस की बात की थी. इवैल्यूएटिव कमेंट के सक्सेसफुल होंगे कि नहीं, अगेन 2 से 3 पैराग्राफ. इफ देयर इज डाउनटर्न इन फॉरेन इकोनॉमीज, गाइडेंस देखो, Japan would experience falling exports and this would decrease aggregate demand. This would result in falling incomes and employment. Increased government spending could be adopted to boost domestic demand. If world trade falls, it could also be used to offset impact upon consumption of the sales tax rise that is planned in October. ये डेटा हमारे पास नहीं है. कंक्लूजन मैं क्या दूंगा कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज़्यादा है कंपेयर टू फॉल इन एक्सपोर्ट्स तो एग्रीगेट डिमांड में इंजेक्शन आएगा.
लेकिन अगर एक्सपोर्ट्स में फॉल ज़्यादा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग से तो एग्रीगेट डिमांड गिरेगी. सो इट डिपेंड ऑन द नेट इफेक्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड. बच्चों समझ आ रहा है, इतना मुश्किल काम नहीं है, तसल्ली से करते जाएं, प्रैक्टिस होती जाएगी. सबको समझ आ गया? बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट पेपर. यस सर. ओके जी जी बेटे जी. सर ये इवैल्यूएशन आपको इवैल्यूएशन दोबारा रिपीट कर दें. जी आदम देखो, एग्रीगेट डिमांड के 4 हिस्से, ठीक है, जिसमें से 2 की बात हो रही है. एक्स माइनस एम हमारा गिर रहा है, उससे एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग में इंजेक्शन हो रहा है, उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी. ओवरऑल क्या इफेक्ट आएगा डिपेंड करेगा गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग ज्यादा बढ़ाई थी, एक्सपोर्ट से इनकम ज्यादा गिरी थी. समझ आ गया? यस सर. वेरी गुड आदम, वेरी गुड. तो लेट्स क्लोज दीज एंड लेट्स मूव ऑन टू व्हाट्स इट कॉल्ड द अदर पेपर. ये है जी क्वेश्चन पेपर 23 हमारा समर का. मैंने आपको 21, 22 दोनों करवा दिए हैं क्लासेस में. 23 अलबत्ता हमने नहीं किया था, और ये पास्ट पेपर के लिए छोड़े जाते हैं ताकि लेटेस्ट पेपर के साथ बच्चों को एक्वेंट किया जाए. ये मैंने मार्क स्कीम भी खोल ली ताकि हम जल्दी से कर लें. वी हैव व्हाट 27 मिनट्स. मैं जेट स्पीड पे पढ़ रहा हूँ जी. Luxembourg's answer to resource misallocation in transport market. Congestion is unfortunately a very familiar feature of most road transport networks. Roads पे जो rush हो जाते हैं. It occurs when there is too much traffic relative to road capacity, or more simply when demand exceeds supply. Congestion means longer journey times and wasted fuel, which adversely affects car drivers and bus passengers. Roads are scarce resource, but usually there is no price for using them. This represents a misallocation of resources. Figure 1.1 shows the changes in passenger journeys by public transport in Great Britain since 97 and 98. The government has tried various policies to encourage more use of bus transport in capital city ताकि pollution कम हो, London as well as in the rest of Great Britain. These policies include privatization along with increased bus subsidies and higher taxes on car users. गाड़ियों का इस्तेमाल महंगा कर रहे हैं, बसेस को सब्सिडीज दे रहे हैं प्राइवेटाइज करके, ताकि ज़्यादा लोग बसेस पे जाएं, पोल्यूशन कम हो, congestion कम हो रोड्स पे. All have failed to improve the allocation of resources, and the cost of all travel continues to rise at a faster rate than cost of living. ये स्टेटमेंट मैं आपको समझा दूं. ये गवर्नमेंट की एफर्ट्स नाकाम हुई हैं. कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग यानी बसेस, कार एंड ट्रेन वगैरह, वो ज़्यादा स्पीड से बढ़ी है कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी इन्फ्लेशन से. Price of using cars has risen by less than other forms of transport since 2010, and some experts have suggested that a minimum price for fuel should be introduced. अब दो ये डेटा टेबल्स हैं, फिगर्स हैं, इनको हम बाद में देखते हैं. It is therefore interesting to see what Luxembourg, a relatively small European country, plans to do about its transport problems. From March 20, Luxembourg government has decided that all prices for public transport use, including buses and trains, will be removed. Free कर रहे हैं, making travel by public transport free to consumers. Cost to its government is forecasted to be almost 1 billion per year. ठीक है, consumers को free कर रहे हैं, government को 1 billion का खर्चा पड़ेगा. Luxembourg's radical yani inqlabi policy is one that should be given serious consideration in Great Britain and in other countries that face similar resource misallocation in transport markets. Breathe. Let's go very slowly to the questions. Use information in figure 1.1. अब दुनिया का बड़े से बड़ा एनालिस्ट, इकोनॉमिस्ट फिगर 1.1 के बगैर ये नहीं कर सकता, तो ये डेटा से टोटली फ्रॉम द डेटा है क्वेश्चन. Use the information in figure 1.1 to describe the changes in number of journeys by bus in Great Britain from 97-98 to 17-18. ऊपर 1997 से लेके 2018 तक का फिगर 1.1 शो करेगा कि नंबर ऑफ जर्नीज बाय बस ग्रेट ब्रिटेन में कैसे चेंज हुए हैं. I'll invite a student to do it with me. Let's say, please be confident, परेशान नहीं होए, तसल्ली से कीजिएगा. Let's say हमजा रहमान. हमजा रहमान, नीचे लिखा हुआ ट्रेन, उसको छोड़ दें, वो बस ट्रैवल की बात कर रहे हैं. ऊपर लिखा हुआ है एक्सेस पे बिलियंस में नंबर ऑफ जर्नीज, नीचे ईयर्स दिए हुए हैं. हमजा बसेस आउटसाइड लंदन, आपके ख्याल में कम उस पर ट्रैवलिंग हो रही है, ज्यादा हो रही है? देखिए जरा ग्राफ को, अंदाजन कितनी हो रही है? सर ओवर टाइम कम हो गई इस्तेमाल. कम होगी. अंदाजन कितनी कम हुई है? कितने बिलियन से अंदाजन कितने बिलियन पे आई है? सर 2.8. 2.8 पे आ गई. पहले कितनी थी 97 में? सर
3.2 थी आई गेस। हाँ, मुझे लगता है 3.2 से 2.7 पे आई है। हाफ अ बिलियन नंबर ऑफ बस जर्नीज कम हुए आउटसाइड लंदन। वेल डन हमजा। लेट्स गो टू नेक्स्ट किड। आदिल शहजाद, आपका माइक चल रहा है, जल्दी से बता दो। ओके, लेट्स गो टू माहीन फातिमा। माहीन फातिमा, बसेस लंदन के अंदर ट्रैवल बढ़ा है या कम हुआ है, पहले ये बताओ। सर इंक्रीज्ड। इंक्रीज्ड। अंदाजन कितना इंक्रीज हुआ है? 97 में कितना? या 1 बिलियन। 1.2 से 2.2 आप बना रही हैं। हाँ, ऑलमोस्ट करेक्ट। तो 1 बिलियन विद इन लंदन बस जर्नीज बढ़े हैं। आउटसाइड लंदन हाफ अ बिलियन गिरे हैं। तो ओवरऑल बस जर्नीज हैव इंक्रीज्ड। लंदन से बाहर कम हुए हैं, लंदन में बढ़े हैं, ओवरऑल इंक्रीज हुआ है। ये हमारे 2 मार्क्स इस बात के तसल्ली से आपके आगे। किसी को इस क्वेश्चन में मसला आ रहा हो? हाँ सर। Let's have a very quick look at mark scheme and let's see how it goes. ये देखें जी, बस पैसेंजर जर्नीज आउटसाइड लंदन हैव फॉलन ओवर द पीरियड, स्लैश दिया हुआ है यहाँ पे, वो एक मार्क आपको दे रहा है, फ्रॉम 3.2 बिलियन टू 2.7। अंदाजा थोड़ा बहुत आगे पीछे वो ओके कर देगा आपको। फिगर्स दे दो या फिर बता दो कम हो गए हैं, वैसे फिगर देना सेफ है। बस पैसेंजर जर्नीज इन लंदन इंक्रीज्ड up to 2013 but have fallen slightly over then, या फिर वो कहते हैं स्लैश के बाद कहते हैं ओवरऑल हैव इंक्रीज्ड, फिर स्लैश के बाद एक और मार्क के लिए कह रहा है फ्रॉम 1.3 टू 2.3। यस, महीन वाज राइट, 1 बिलियन से बड़ा ओवरऑल बस पैसेंजर जर्नीज हैव इंक्रीज्ड। वन फॉर एनी ऑफ दीज, सारे स्लैशेस का एक एक मार्क है। अगर आप सिर्फ इतना ही लिख दें कि ओवरऑल बस जर्नीज हैव इंक्रीज्ड, 1 मार्क। आउटसाइड लंदन दे हैव फॉलन and in outside London they have fallen and inside London they have increased. समझ आ गई बात? That was the 2 marks. किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो? नो सर। ओके, अब वो कह रहा है दूसरा, यूज इंफॉर्मेशन इन फिगर 1.2। अगेन डेटा से क्वेश्चन है। 1.2 फिगर देखते हैं। एक्सप्लेन वन ऑफ द चेंजेस यू हैव आइडेंटिफाइड। अदन आप देखो, पहले डेटा को इंटरप्रेट करो। वाई एक्सिस पे हैं जी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दी हुई है, उसने ऊपर बताया भी हुआ है, यानी इन्फ्लेशन के जो इंडेक्स नंबर होते हैं 100 बेस ईयर में, उसके बाद वो बढ़ रही है। और एक्स एक्सिस पे 97 से 2017 तक 20 साल का आपको पीरियड दिखाया हुआ है। निचले वाला ग्राफ शो कर रहा है ऑल आइटम सीपीआई, यानी ओवरऑल इन्फ्लेशन 100 से कोई 145 तक गई है। कोई फिगर मुझे बता दें बस के बारे में, ट्रेन के बारे में, कार के बारे में कि क्या हुआ है ओवरऑल। बस ट्रैवल सबसे ज्यादा महंगा हुआ है, यूज नहीं, सबसे ज्यादा महंगा हुआ है, सीपीआई है ये। कार ट्रैवल रिलेटिवली कम महंगा हुआ है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा है वो भी। तीनों ट्रैवल्स इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा हुए हैं। ये हमारे चेंजेस हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। लेट्स से ऑल फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बिकेम मोर एक्सपेंसिव देन inflation, overall inflation. This is because the trend towards traveling in buses and trains has increased and even more use of personal cars. Simple. बच्चों समझ आ गया? ये कुछ मुश्किल लग रहा है? दोबारा समझा दो जी। अदन देखो, सबसे नीचे वाला जो है वो लिखा हुआ है ऑल आइटम्स ऑफ सीपीआई, यानी टोटल हमारी इन्फ्लेशन 100 से इंडेक्स नंबर आया है को तकरीबन 150 के करीब, उससे भी कम। इतनी महंगाई आई है 20 साल में, लेकिन बसेस, कार्स एंड ट्रेन सबका प्राइस लेवल उससे ज्यादा बढ़ा है, उनका जर्नी फेयर्स, समझ रहे हो, कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग। सो ऑल फॉर्म्स ऑफ या ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन cost of travel rose faster than the overall inflation level. This is because increased trend of uses of buses and trains, and फिर आप कह सकते थे buses are the most popular in terms of most expensive in terms of how much prices have increased. Cars are relatively less expensive over a period of time. समझ आ रही है बात? यस। अगर किसी को यहाँ कंफ्यूजन, ये थोड़ा सा मुश्किल है, मैं मानता हूँ। All right, let's go on to the next questions. बी पार्ट, ये तो आसान तरीन क्वेश्चन है, but I think everybody should know it. जब भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्वेश्चन आए उसको डिफाइन कीजिएगा। एक्सप्लेन हाउ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैन बी अप्लाइड टू द ग्रेट ब्रिटिश गवर्नमेंट्स डिसीजन टू सब्सिडाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यामीन इसका आंसर करते हैं बेटे।
Sir, can I? अदन कर दो, शाबाश. Sir, opportunity cost is the next best alternative given up by choosing another item. बहुत अच्छे, शाबाश, एक मार्क. The opportunity cost of Great Britain government to subsidize public transport is to spend on healthcare. ठीक है, they could have spent on healthcare, education, infrastructure, वो सब मिस हो गया. दोनों मार्क्स. लेट्स से आप ए के दूसरे पार्ट में शायद एक मार्क भी ना ले पाते, उधर मुश्किल था. ए का तो 2 पक्के थे, A1 का, बी के भी 2 पक्के, तो 4 आ गए आपके 6 में से. बाकी कितने लेने? 6 से 8. टू एम फॉर एन ए. और ज्यादा लो और अच्छी बात है. लेट्स सी जी, मोहम्मद बिन शफीक, थर्ड क्वेश्चन देखिए. ये जरा तसल्ली से सोचना. Explain whether public transport in Luxembourg has become a free good as a result of all prices being removed. तसल्ली से मोहम्मद देखना. फ्री गुड इकोनॉमिक्स में क्या होती है सोचो, उसको डिफाइन करो, और क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री गुड बन गई है? सर, फ्री गुड्स होती हैं जो अनलिमिटेड सप्लाई होती हैं. बहुत अच्छे. मसलन सनलाइट, एयर, जिनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंजम्पशन नहीं है, अनलिमिटेड एयर सप्लाई कंपेयर टू डिमांड. वेरी गुड. एक मार्क आ गया आपका. पब्लिक गुड बनी है शायद. नहीं, पब्लिक गुड्स नहीं बनी. पब्लिक गुड्स बेटे आर नॉन एक्सक्लूडेबल, नॉन राइवल. इसमें तो राइवलरी है, इतनी कंजेशन हो रही है. क्या बात कर रहे हो तुम? ये बताओ. सर इधर बस ये बता देंगे फ्री गुड होती क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा. नहीं, एक मार्क मिल गया उसका. प्राइसेस हटाने से ये फ्री गुड्स नहीं बनी. अभी भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस पे यूज हो रहे हैं, और पैसा कौन दे रहा है? गवर्नमेंट. उसने बताया था 1 बिलियन पर ईयर. लग्जमबर्ग में अवाम को नहीं देना पड़ रहा, लेकिन गवर्नमेंट पे कर रही है, तो कॉस्ट इज कमिंग फ्रॉम सम सोर्स. मोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर बीइंग एम्प्लॉयड. समझ आ गई? Sir, I have a question. जी. तो ये तो क्वेसाई नहीं, public good आपने नहीं क्वेजाई भी नहीं इसको करना. इसमें क्वेश्चन उसने क्या कहा है, क्या ये फ्री गुड बनी है कि नहीं? आप बताएं फ्री गुड क्या है जी? अनलिमिटेड सप्लाई, जिसके लिए कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायर्ड नहीं होते. अनलिमिटेड सप्लाई है, जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कंजप्शन, सो प्राइस इज नॉट देयर. In this case, they've made it free for public, but government is paying. Factors of production use हो रहे हैं इसके ऊपर, लिमिटेड रिसोर्स है, लिहाजा ये फ्री गुड नहीं बन सकती. समझ आया महिरा? यहाँ पे हमें ये कौन सी गुड बनी है ये नहीं उसने पूछा. उसने क्या ये फ्री गुड बनी है कि नहीं? महिरा, यू अंडरस्टैंडिंग? Sir, मैं मुला हूँ. मैंने मैं मुझे सॉरी, आप अंडरस्टैंड कर रहे हो? जी सर. अब जरा देखें इसका आंसर क्या है. फैक्टर आ जाएगा ना. सॉरी रिलेवरी का फैक्टर भी आएगा ना. नहीं, कोई जरूरत नहीं है. 2 मार्क का है, ना कॉम्प्लिकेट करो. सिंपल देखो बेटे. Opportunity cost, simple understanding of what opportunity cost is, what is applied, healthcare वगैरह बता दो. Explain what is meant by free good. Explanation must refer to factors of production used, needed to provide transport. Is there a cost involved, which is not the case with free goods? Do not reward answers that clearly confuse free goods with public goods. समझ रहे हो? वो कहता है रिवॉर्ड ही ना दो, क्वेश्चन पे फोकस करो. क्या ये फ्री गुड बनी है? फ्री गुड है जी, अनलिमिटेड सप्लाई वाली, सनलाइट, एयर वगैरह. डिमांड से सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो बेसिकली उसकी प्राइस नहीं होती. गवर्नमेंट ने यहाँ फ्री किया है, लेकिन खुद कॉस्ट दे रही है. देयर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व, विच इज नॉट द केस विद फ्री गुड्स. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस पे लग रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्स है, तो ये फ्री गुड नहीं बनी. समझ आ गया? ये कोयजा है, पब्लिक है, जो भी है उसको भाड़ में डालें, फ्री गुड नहीं है. समझ आ गया बच्चों? यस सर. एनीवन हु स्ट्रगलिंग? मोहम्मद, वेल डन. फ्री गुड आपने बिल्कुल सही डिफाइन की थी, लेकिन पब्लिक गुड पे नहीं जाना था. जी, एक बार फिर बता दो. हमजा, आप मुझे बताएं फ्री गुड क्या होती है? सर, जो अनलिमिटेड सप्लाई होती है जिसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती, और उसकी प्राइस चार्ज नहीं की जाती, बिकॉज सप्लाई डिमांड से बहुत ज्यादा है. अब उन्होंने फ्री प्रोवाइड कर दिया है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को. पैसे कौन दे रहा है? गवर्नमेंट. तो क्या ये फ्री गुड बनी है? नहीं. बस दैट्स इट. गवर्नमेंट इज पेइंग द कॉस्ट. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लग रहे हैं, लिमिटेड सप्लाई है इसकी, तो ये फ्री गुड नहीं हो सकती. समझ आ गया? हमजा, टोटली क्लियर है कि नहीं? सर क्लियर है. डी पार्ट जी. लेट्स डिवाइड इट अमंग्स 2 स्टूडेंट्स. लेट्स सी हाउ यू गाइस पहले इसको अंडरस्टैंड करते हो, फिर आंसर करते हो. मनान शामी एक स्टूडेंट आप हैं, और दूसरी साइड पे मैं दे रहा हूं लेट्स से मेमुना अजहर, आप कर लो.
पहले क्वेश्चन को समझते हैं. डिस्कस वेदर अ मिनिमम प्राइस फॉर फ्यूल जो कि गाड़ियों वगैरह में यूज होता है. ऊपर स्टेटमेंट उसने क्या दी है यहाँ पे, गवर्नमेंट ने फॉर मार्च, ये नहीं ऊपर है, सॉरी, यहाँ पे the price of using cars has risen by less than other forms of transport since 10, and some experts have suggested that a minimum price for fuel should be introduced. फ्यूल पे मिनिमम प्राइस लगाएं ताकि ये जो कंजेशन के मामले हैं ये ठीक हो. सबसे पहले मनान शामी डिफाइन कर दो मिनिमम प्राइस को, फिर बताओ कहाँ इफेक्टिव होती है, फिर उससे क्या यूज ऑफ कार्स एंड रोड ट्रैवल कम होगा मिनिमम प्राइस अगर फ्यूल पे लग गई. Come on Manan, be confident, you can't have it wrong. आपको काफी अंदाजा है इसका. Okay, Manan is not answering. अदीब आप दे सकते हो जवाब इसका? सर मैं बता दूं. बता दें. सर इक्विलिब्रियम से अगर ऊपर मिनिमम प्राइस लगेगी तो वो उस पर डिपेंड करेगा इलास्टिसिटी पे कि अगर फ्यूल की प्राइस इलास्टिक है तो सर उससे कंजेशन भी कम हो जाएगा, उससे कंजेशन कम हो सकता है और सर उससे उसकी इफेक्टिवनेस भी ज्यादा होगी. Who is this by the way? सर राफे बहुत अच्छा है, लेकिन आपने इवैल्यूएशन कर दी है. पहले हम करते हैं मिनिमम प्राइस को डिफाइन. मेरा स्टेप बाय स्टेप प्लीज बात मानो. मिनिमम प्राइस को राफे डिफाइन कर दो. सर मिनिमम प्राइस एक प्राइस लेवल उससे बिलो नहीं चार्ज कर सकते. It's a law by the government whereby producers cannot charge below a legal minimum price. It is designed to benefit producers. ठीक है. फ्यूल पे जब लगेगा कहाँ इफेक्टिव होगा, अबव इक्विलिब्रियम. उसको पहले अपनी सारी नॉलेज दो. उसके रिजल्ट में हमने जो मिनिमम प्राइस का 12 मार्क का क्वेश्चन किया उसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी यूज करो. मिनिमम प्राइस विल रिजल्ट इन सरप्लस, डिमांड विल बी लेस फॉर फ्यूल एंड सप्लाई विल बी मोर. ठीक है ना. एज अ रिजल्ट, if as a result some congestion will reduce, less cars will be traveled, less use of fuel and public transport will be done. However, it will depend upon the emergence of black markets. अगर black markets बन गई, सस्ता फ्यूल लोगों को फिर मिलता रहा, डिमांड इनइलास्टिक थी फ्यूल की जैसे होती है, तो तब भी इतना इफेक्ट नहीं आएगा. हाँ, इलास्टिक है, ब्लैक मार्केट्स को गवर्नमेंट कंट्रोल कर ले तो फिर ये पॉलिसी इफेक्टिव हो सकती है. ये वही 12 मार्क का छोटा वर्जन है. समझ रहे हैं? सर फ्यूल्स में कैसे ब्लैक मार्केट होगी? वो तो ये किसने पूछा सवाल? मैं असद ने सर. मेरी बात सुनो. जब पाकिस्तान में ये कुछ दिनों साल एक पहले पब्लिक ये जो है अपना PSO पाकिस्तान स्टेट ऑयल, उसका फ्यूल आना बंद हुआ था. यही लीटर जो उस वक्त 114 रुपए का था, 300 रुपए पे लोगों ने लिया था. ये शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है ना. डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, सरप्लस क्रिएट हो जाता है. तो इस वक्त जो है प्रोड्यूसर्स बेचने पे मजबूर हैं. वो छुप छुपा के लोअर प्राइस पे बेचना शुरू कर देंगे. बकायदा पेट्रोल पंप पे नहीं, पीछे से अपने सप्लाई हाउसेस से अपने वाकफों को देना शुरू कर देंगे. तो ब्लैक मार्केट तो बनती है. समझ आ गया? सो लेट्स नाउ क्विकली लुक एट द आंसर. वो कहते हैं जी 3 मार्क्स फॉर एनालिसिस ऑफ इफेक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ मिनिमम प्राइस इन द मार्केट. ग्राफ बना दो, नो हार्म इन इट. 3 marks for analysis which explains why minimum price may not be effective, or 1 mark for justified conclusion as to whether minimum price would be effective. Guidance पढ़ते हैं जी. Minimum price for fuel above equilibrium price would increase the price for car users and in theory lead to reduced demand and reduced congestion. However, this would be only effective if demand for fuel was price elastic. In addition, it will lead to excess supply and possible formation of informal markets. ये black markets का दूसरा word है. It also depends on ability of government to maintain and enforce the minimum price. वही जो 12 मार्क का हमने बड़ा सा क्वेश्चन किया ना मिनिमम प्राइस का, उसका छोटा वर्जन उसने आपको दिया और फ्यूल के साथ कर दिया. तो व्हाट्स द डिफरेंस? फ्यूल हो, बनानास हो, एनीथिंग, सेम आंसर. बच्चों समझ आ गया? एक बार फिर कर लें. Sir, I just have a question. इसके अंदर can we use like hidden economy का concept थोड़ा सा? Informal markets are hidden economy बेटे, black markets are hidden economy. Yes sir. ठीक हो गया ना? Anyone जी? ओके, वंडरफुल. लास्ट क्वेश्चन इन क्लास को बंद करते हैं. वेरी प्रोडक्टिव. 2 सेक्शन एज हमने कर लिए. फिर ये देखूं कि बच्चे कितने बैठे हैं. 47 से 37, लेकिन वो खैर
एल्मा वाले आए थे, वो चले गए, तो नो वरीज, आई थिंक स्टिल प्रीटी गुड टर्न आउट। लेट्स सी जी, डिस्कस वेदर मेकिंग, अच्छा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन में नजर आया एकदम से, मैंने इसकी वर्डिंग देखी है। आपको थोड़ा सा मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ, जो सीआई अक्सर आपको चकमा देगा, और चकमा सही वो दे रहे हैं बिकॉज यहाँ अंग्रेजी का मसला है। डिस्कस वेदर मेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री टू कंज्यूमर्स इज द बेस्ट वे टू एलोकेट रिसोर्सेज इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट मार्केट्स। मैं कहूँ जी, आप सब में से फलाना स्टूडेंट बेस्ट है। मैंने क्या कहा? आप सब में से फलाना स्टूडेंट बेस्ट है। क्या मैं एक अकेले स्टूडेंट को कहता हूँ ये बेस्ट स्टूडेंट है? कंपैरेटिव आपको कुछ चाहिए, तो इसमें हमें एक और पॉलिसी करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करना एक पॉलिसी है, इसको कंपेयर करना होगा किसी और पॉलिसी से और फिर कंक्लूजन देना होगा। तो समझ रहे हैं, जब भी वो कहे क्या ये बेस्ट वे है, इज पीडी द बेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसको वाईडी या एक्सडी से कंपेयर करो। समझ रहे हो? तो ये वो टॉपिक है, जब भी वो कहे बेस्ट, मोस्ट इफेक्टिव, उसमें आपने एक पॉलिसी, एक चीज और करनी है। बेटे ये बात सबको समझ आ रही है कि बेस्ट कंपैरिजन के बगैर नहीं दिया जा सकता। ये वर्डिक्ट कि कौन बेहतर है या बेस्ट है, दो में कम से कम कंपेयर करना पड़ेगा। बच्चों समझ आ रही है बात या दोबारा बताऊं? ओके जी, अब स्टार्ट करते हैं। फ्री कंज्यूमर को दे रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्या क्या फायदे होंगे? रिसोर्स एलोकेशन कैसे इंप्रूव होगी? एनीवन? सर, यस, एक पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स लाइक वगैरह फ्री होंगी, इससे ये होगा कि लोग ज्यादा आर गोना ऑब्वियसली यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ परचेजिंग कार्स वगैरह, तो इतनी ज्यादा कंजेशन कम, एक्सटर्नैलिटीज, हाँ पोल्यूशन रोड कंजेशन कम, एक्सटर्नैलिटीज कम, शाबाश यही मकसद था। और जी अगर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई रिसोर्स एलोकेशन की बात है ना, अगर ये मेरिट गुड्स थी, एम्बुलेंसेज हॉस्पिटल के लिए या स्कूल वैन्स एंड बसेस, उस केस में भी ज़्यादा लोग मेरिट गुड्स इस्तेमाल कर सकेंगे। ये हो गए जी 3 मार्क्स। अब और क्या पॉलिसी हम कर सकते हैं? लेट्स से मोहम्मद बिन शफीक, हम और क्या पॉलिसी सब्सिडीज दे सकते हैं सर। सब्सिडीज दे सकते हैं, मैक्सिमम प्राइस लगा सकते हैं, कई तरीके हैं और, ठीक है। सब्सिडीज का कर लेते हैं। गवर्नमेंट कैन आल्सो सब्सिडाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दिस विल रिड्यूस कॉस्ट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, प्राइसेस विल फॉल, मोर पीपल विल बी एबल टू यूज इट, हाउएवर इट विल बी ओनली इफेक्टिव इफ डिमांड इज इलास्टिक। अब दोनों में से बेस्ट जो मर्जी ले लो। लग्जमबर्ग का एग्जांपल ऊपर है कि फ्री करने से उनका कंजेशन प्रॉब्लम्स दूर हो गए, सो आई वुड कोट दैट कि लग्जमबर्ग ने फ्री किया था, उसके रिजल्ट में उनका मसला हो गया हल। तो ये एक प्रूवन मॉडल हमारे पास मौजूद है कि फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट is the best way to allocate resources in public transport markets. जी मेरा बेटा। सर Yes, सर yes. सब्सिडी में कैसे लिखेंगे कि जब सब्सिडी देंगे तो इनके पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनके उसमें क्या वो, अगर गवर्नमेंट कहती है जी बस ट्रैवल पे सब्सिडी दे दे गवर्नमेंट, पहले किराया अगर 50 रुपए था 25 रुपए हो जाएगा, सस्ती मिलेगी कंज्यूमर्स को। ओके सर। सब्सिडीज दो तरह की है ना, एक है प्रोड्यूसर सब्सिडीज, एक कंपेयर कंज्यूमर करके सब्सिडीज। बता देंगे कि फ्री वाली बेटर है। आप फ्री को करना चाह रहे हो तो वो बता दो, सब्सिडीज को करना चाह रहे हो वो बता दो। अगर फ्री को करना चाह रहे हो तो मैंने बता दिया आपको कि लग्जमबर्ग का एग्जांपल है। सब्सिडीज को करना चाह रहे हो तो कहो सब्सिडीज आर बेटर बिकॉज फ्री ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करने में $1 बिलियन पर ईयर लग रहा है लग्जमबर्ग का, बहुत महंगी पड़ रही है, गवर्नमेंट मे नॉट हैव द फंड्स, हेंस सब्सिडाइजिंग विल रिड्यूस द एक्सपेंडिचर फॉर गवर्नमेंट, और फिर उससे बेहतर एलोकेशन हो जाएगी उनकी। समझ आ गया? ओके सर। और फ्री में बता देंगे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्रिएट होगी। नहीं, फ्री में आप बताएंगे कि लग्जमबर्ग के एग्जांपल हमारे सामने है कि उनका कंजेशन का प्रॉब्लम दूर हो गया जब से उन्होंने फ्री प्रोवाइड कर दिया। जी मेरे बेटा, एनी क्वेश्चन जी? वी आर डन विद द चैप पेपर्स। यस यस। लेकिन सब्सिडाइज करने के लिए उसका ये भी तो पता होना जरूरी है कि वो इलास्टिक है या इनइलास्टिक। ये भी बिल्कुल बोलते हो कि अगर डिमांड इज इलास्टिक देन सब्सिडाइजिंग इज बेटर, इफ डिमांड इज इनइलास्टिक फ्री ट्रांसपोर्ट इज बेटर। कई एंगल्स हैं, कईयों से आप कंक्लूड कर सकते हो। देखो एक ही फिल्म के वो कई दफा आपको अल्टरनेटिव एंडिंग्स दिखाते हैं ना, चार चार अल्टरनेटिव एंडिंग्स। कभी कभी होता है कंज्यूमर नाराज हो जाते हैं कि भाई इतना डिप्रेसिंग एंड, उन्होंने उसका हैप्पी एंड बना दिया। तो हर चीज का डिफरेंट कंक्लूजन हो सकता है। तो मोहम्मद आपको जो बेहतर लगे आप लोग कर सकते हैं। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट योर कॉन्सेप्ट्स, बस लिंक पे रखिएगा और जस्टिफाई कीजिएगा। बच्चों सबको समझ आ गया है? यस सर। एक छोटा सा क्वेश्चन मुझे नीचे नजर आ रहा था, जल्दी से खत्म कर लें बिफोर गोइंग। Market research has estimated that cross elasticity of demand for hotels in Barbados with respect to price of flights to Barbados is minus 2.5.
होटल्स इन बारबेडस एंड प्राइस ऑफ फ्लाइट्स, ये कौन सी गुड्स हैं आपस में क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड के हिसाब से, सब्स्टिट्यूट्स या कॉम्प्लीमेंट्स? कॉम्प्लीमेंट्री। कैसे पता लगा? माइनस साइन से। और बड़े क्लोज कॉम्प्लीमेंट्स हैं ग्रेटर देन 1 है। और दूसरी उसने बताया क्रॉस लेस डिमांड फॉर फ्लाइट्स टू एंटीगा विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ फ्लाइट्स टू बारबेडस, ये हैं जी सब्स्टिट्यूट्स। फ्लाइट्स पे आए, ठीक है, एंटीगा जाएं या बारबेडस, दो डिफरेंट डेस्टिनेशंस हैं, दो सब्स्टिट्यूट्स हैं, प्लस मींस पॉजिटिव रिलेशनशिप, लेस इलास्टिक है। समझ आ गया? इस क्वेश्चन को हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे, मैंने थोड़ा सा बस नंबर नजर आए थे तो मैंने कहा आपसे इंटरप्रेट करवा दूं। जी बच्चों, दैट्स इट, आई विल पोस्ट द रिकॉर्डिंग टुमारो, बल्कि सुबह मॉर्निंग में ही कर दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छा टाइम मिल जाए देखने का, ताकि हमारे कल की क्लासेस ज़्यादा इफेक्टिव हो जाए। दैट इज इट जी। A2 वाले बच्चे रुक जाएं एंड विल स्टार्ट द क्लास इन अबाउट 5 मिनट्स, 4 मिनट्स। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ मेरे बच्चों, टेक केयर, थैंक यू।